वेलकम टू सुपरनोवा इंस्टीट्यूट। मैं संगीता आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ क्लास 11। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इक्विलिब्रियम। क्लास 11 में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसका आज एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एसिड और बेस कंसेप्ट, जिसमें आपको एसिड और बेस के बारे में जानना होगा और इनके अकॉर्डिंग इसके बेस पर किन किन साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरीज दी है कि एसिड किसे कहते हैं या फिर बेस किसे कहते हैं, अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है कि एसिड और बेस पर। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि एसिड और बेस होते क्या हैं या अम्ल और क्षार होते क्या हैं? एसिड या बेस या अम्ल और क्षार होते क्या हैं? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि अम्लीय अम्ल क्या होते हैं। अम्ल कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन का क्या करता है, दान करता है। प्रोटॉन का दान मतलब जो H प्लस आयन का दान करता है ना, प्रोटॉन का दान करता है या फिर H प्लस आयन का दान करता है, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। अगर मैं क्षार की बात करूं तो क्षार ऐसे अणु या आयन होते हैं जो अम्ल जो कि हाइड्रोजन को या फिर प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करना। वही मैं अगर इंग्लिश में बताऊं आपको, एसिड 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 इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग, है ना, हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है डूइंग कैपेबिलिटी होती है प्रोटॉन को गेन करने की। जिसमें किसकी कैपेबिलिटी होती है? वो प्रोटॉन को गेन कर सकता है ना, गेन कर सकता है। और अनोदर बेस, अगर हम बेस की बात करें तो बेस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे आयन सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या फिर हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार को लेकर या फिर एसिड और बेस को लेकर अलग अलग साइंटिस्टों ने, डिफरेंट साइंटिस्टों ने क्या लिया, अपनी अपनी थ्योरीज दी, है ना, कि अम्ल क्या होता है या फिर क्षार क्या होता है ना। तो वहीं पर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल और बेस को लेकर, है ना, एसिड और क्षार को लेकर अपनी अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की। जैसे कि फर्स्ट था जिसमें अरेनियस थ्योरी। क्या है? अरेनियस थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बाय नेम से आता है। एक्सप्लेन द अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस को एक्सप्लेन करिए कि ये थ्योरी क्या थी। या फिर आपके एग्जाम में आ सकता है कि ब्रोस्टन-ल्यूरी सिद्धांत क्या था, अम्ल और क्षार से रिलेटेड ब्रोस्टन-ल्यूरी सिद्धांत क्या था, इसको आप समझाइए। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं अरेनियस थ्योरी, तो एक साइंटिस्ट थे अरेनियस जिन्होंने एसिड और बेस को लेकर कुछ थ्योरीज दी, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, एसिड जनरेटेड H प्लस आयन, मतलब एसिड किसे कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि H प्लस आयन जनरेट करेंगे उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे एसिड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें HCl, अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन के साथ, HCl है, HCl भी क्या है, हम एक्वस लेंगे, AQ मतलब जलीय, है ना। इसको जब मैं H2O में डिसॉल्व करती हूँ, ये भी आपका जलीय है, तो ये किस आयनों में टूटता है, ये H प्लस Cl माइनस में टूटता है। H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है कि एन एसिड जनरेट H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन। एसिड वो हैं जो कि H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं किसी भी विलयन में, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जबकि क्षार वे होते हैं जो कि OH माइनस किसी भी विलयन में उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं NaOH, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन चल रही है, तो इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मतलब दोनों साइड हमारी प्रोसेस चलती रहती है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो NaOH है, Na प्लस में टूटेगा प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था इसका एक्सप्लेनेशन कि हम एसिड और बेस किसे कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे एसिड कहलाते हैं। और ऐसे
सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, डन, ओके, ठीक है। सेकंड था ब्रोस्टन-ल्यूरी थ्योरी, है ना। ब्रोस्टन-ल्यूरी थ्योरी के अनुसार उन्होंने अपनी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें देखो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि यही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना और इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, उसको अलग अलग नाम से बताया, है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने को अलग अलग नाम दिया। इसने क्या दिया? अरेनियस ने क्या बोला कि जो H+ आयन दे रहा है वो क्या कहला रहा है? वो अम्ल कह रहा है ना। और जो OH- दे रहा है वो क्या कहला रहा है? क्षार कह रहा है। वही हम अगर ब्रोस्टन-ल्यूरी सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि अम्ल को प्रोटॉन का दाता कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? अम्ल को प्रोटॉन का दाता कहते हैं। तो अम्ल उसको कहेंगे जो कि प्रोटॉन का क्या करेगा? दान करेगा। एंड एसिड एज अ प्रोटॉन डोनर, एसिड किसको कहा जाएगा? जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और बेस किसे कहेगा? बेस एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक है, ब्रोस्टन-ल्यूरी के अकॉर्डिंग ये आपका सिद्धांत था कि उन्होंने बताया कि अम्ल और क्षार को कैसे बोलते हैं या फिर उसकी परिभाषा कैसे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइनली आए लुईस डेफिनेशन। लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। लुईस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है पहले, पिछली क्लासों में आपने लुईस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, जिसमें लुईस स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं कि अलग अलग एलिमेंट्सों के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो लुईस डेफिनेशन ऑफ बेस एंड एसिड, लुईस की परिभाषा अम्ल और क्षार के अकॉर्डिंग क्या क्या थी? तो उन्होंने बोला अम्लों को इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता, जो कि इलेक्ट्रॉन के युग्म, ये इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के युग्म को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का युग्म अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये है आपके लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम एसिड किन्हें कहेंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन के युग्म को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के युग्म को स्वीकार करेंगे, उनको क्या कहलाएंगे? एसिड। और बेस किसको कहलाएंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका क्षार कहलाएगा। ठीक है, अब बात करें, वो मैंने 100 डेफिनेशन बताई। ठीक है, 100 डेफिनेशन बताई। अगर ये इसलिए आपके लिए यूजफुल है कि आपके एग्जाम में आया 1 नंबर का क्वेश्चन, है ना, तो उसमें बोलेंगे डिफाइन अर्हेनियस डेफिनेशन या फिर ब्रोस्टन-ल्यूरी डेफिनेशन एसिड और बेस, है ना। तो अब मैं इसको डिटेल फॉर्म में आपको बताती हूँ कि अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस होता क्या। अर्हेनियस का सिद्धांत अम्ल और क्षार के ऊपर क्या क्या था, ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि अम्ल किसे कहते हैं? जो कि H+ आयन दे रहा है। ठीक है, मैं बात करूं HCl, ठीक है, यहां पर किसकी बात चल रही है? एसिड। किसकी बात चल रही है? एसिड की। अगर HCl की, ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, जब हम इसको वाटर के साथ इसको डिसॉल्व कराते हैं, ठीक है, तो ये पानी में अपने अपने आयनों में डिवाइड हो जाता है, H+ प्लस Cl माइनस। ठीक है, H+ Cl माइनस। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो आपके फ्री स्टेट में H+ कभी भी फ्रीली स्टेट में नहीं रहेगा। फ्रीली स्टेट में मतलब स्वतंत्र कंडीशन में नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा? जो H+ आयन है, H+ आयन है, ये दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा?
वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। तो इसको मैं दोबारा से लिख सकती हूँ HCl एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2O भी आपका है एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये क्या देगा हमको? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये प्रोटॉन जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये इस वाले आयन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो इसी को ही हम कहेंगे, ये है एसिड। HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे एसिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो वही अरहेनियस ने बेस के कंसेप्ट में क्या दिया? Arrhenius definition of base state that bases are the substance when dissolved in a water increase the concentration of a OH ion. OH ion की सांद्रता बढ़ा देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो उनको क्या कहलाएंगे? जब भी हमारे OH ion डिसॉल्व होता है, OH ion देगा कोई भी कंपाउंड, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा क्षार है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करूं, NaOH, ठीक है, KOH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? NaOH को। NaOH को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कराऊंगी तो ये किस में डिवाइड होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस, है ना। KOH की भी यही कंडीशन है। KOH को मैं पानी में डिसॉल्व कराऊंगी तो वो क्या देगा? K प्लस प्लस OH माइनस, K प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर जो OH है ये क्या है? ये आपका क्षार है। क्या है? क्षार है या फिर बेस है, ठीक है। यू गेट इट? समझ में आना चाहिए अब तो। लेकिन अरहेनियस इक्वेशन ओनली ऑन एप्लीकेबल था आपके सक्सेसफुली एप्लीकेबल था कि ऐसे आयन जो कि H प्लस आयन हो रहे हैं, मतलब जो कि पोलैरिटी उनकी क्या हो, पोलर सॉल्यूशन में ही ये कैपेबल थे, ठीक है। जो कि नॉन पोलर फॉर्म में है उसमें एप्लीकेबल नहीं था। तो इसलिए आगे आपका आया ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी, है ना। तो ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड और बेस की बात करें तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बोला कि हम अम्ल किसको कहेंगे? अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्होंने क्या बोला, अम्ल किसको कहेंगे? कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, है ना। प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्षार बोलते हैं, है ना। और जो प्रोटॉन का दान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, है ना। The Bronsted-Lowry theory define an acid as a donor of proton, जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका एसिड, ठीक है। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका बेस, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो जब भी आपकी एसिड की बात करें तो एसिड में डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब वियोजन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? H प्लस आयनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रोटॉन से प्रोटॉन जब आपको डोनेट करेंगे तो आपके सॉल्यूशन में H प्लस आयन, प्रोटॉन मीन्स H प्लस आयन, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन मीन्स H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी वाज डिफाइंड एज एसिड इज अ डोनर ऑफ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उनको क्या बोल रहे हैं? हम अभी बताया मैंने, एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी ओर जब ब्रोस्टन-लोरी ने क्षार को या फिर आपके क्षार को जल से प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड H प्लस आयन लेंगे तो H प्लस आयन लेंगे तो वो OH माइनस बनाएंगे, ठीक है। प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट
कर रहे हैं। तो अम्लों और क्षारों की ब्रोस्टन-ल्यूरी परिभाषा का एक लाभ यह है कि यह आयनिक प्रजातियों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को समझाने में सक्षम है। मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपोनेंट है वो अम्ल है और कौन सा कंपोनेंट है वो क्षार है। जैसे NaCl की बात करूं, NaCl क्या है ये? Na+Cl-, ये तो सिंपल आपका सॉल्ट है, ठीक है। और NaOH, Na++OH- क्या है? ये हमारा है बेस, ठीक है। वहीं HCl, H++Cl-, ये क्या है? ये है एसिड। तो यहीं पर एक टर्म्स आती है कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं? ये आपके ब्रोस्टन-ल्यूरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट में है कि जो कि एसिड, ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे वो क्या कहलाएंगे? संयुग्मी अम्ल कहलाएंगे या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड की तरह, बेस और एसिड की तरह या फिर अम्ल और क्षार की तरह बिहेव करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस, ठीक है। तो according to Bruston-Lowry concept, an acid is a substance that can be donate H+ ion, पता ही है, ठीक है। and base is a substance that can accept H+ ion. बेस क्या बोल रहा है? जो H+ ion को एक्सेप्ट कर रहा है ना, H+ ion डोनेट कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है वो मैं अम्ल हूँ, ठीक है। The acid and base with differ by proton are said to form conjugated एसिड एंड कंजुगेटेड बेस। मतलब जो अम्ल और क्षार प्रोटोन से भिन्न होते हैं, जो अम्ल और जो क्षार प्रोटोन से भिन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, है ना। तो संयुग्मी अम्ल कब बनता है? कब बनता है आपका संयुग्मी अम्ल? कब बनेगा? जब किसी क्षार में प्रोटोन मिलाया जाता है, क्षार प्रोटोन मिलाया जाता है। मतलब जब कभी किसी एसिड में हम क्षार को मिलाएंगे, एसिड में जब हम बेस को मिलाएंगे तो वो क्या देगा? वो हमको संयुग्मी अम्ल देगा या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड देगा, यही बोला, ठीक है। और जब हम संयुग्मी क्षार में किसी अम्ल को मिलाएंगे, जब हम बेस में किसी अम्ल को मिलाएंगे तो वो क्या देगा? वो हमें देगा संयुग्मी क्षार, ठीक है। Conjugated acid is a form when a proton is added as a base. जब प्रोटोन को हम एज अ बेस की तरह ऐड करेंगे तो वो क्या देगा? conjugated acid देगा, ठीक। And conjugated base is a form when a proton remove from acid. जब वो प्रोटोन एसिड से रिमूव होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा। इसके कुछ एग्जांपल हैं, आप देखिएगा, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कि कॉन्जुगेटेड एसिड भी है और कॉन्जुगेटेड बेस भी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो एसिड है CH3COOH+H3, ये है आपका CH3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक एसिड। जब हमने एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, ओके, जब एसिटिक एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने अपने आयनों में टूटा, CH3COO- आयन। तो ये आपका क्या है? ये आपका एसिड है। अगर यहीं पर बात करें कि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है? एसिड तो आपका CH3COOH एसिड है। कॉन्जुगेटेड बेस यहाँ पर क्या होगा? CH3COO-, CH3COOH, ठीक है, प्लस H2O। तो यहाँ पर ये टूटेगा CH3COO- प्लस
3O+, इसमें टूटेगा। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि कॉन्जुगेटेड एसिड क्या, देखो एसिड आपका ये है, एसिड आपका ये है, तो इसके केस में कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, ये आपका होगा संयुग्मी क्षार या फिर कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। और यहाँ पर अगर H2O की बात करूं, यहाँ पर ये बेस है, H2O की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्या है, बेस आपका है ये H2O क्या है, बेस है। और तो कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा H3O+ आयन, तो संयुग्मी अम्ल होगा क्या, H3O+ आयन, है ना, या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन आता है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, डिफाइन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा है और कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है, ठीक है। कंपटीशन के पर्पस से भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट बात करें कि लुईस नेक्स्ट एंड लास्ट, क्या है ये, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट की बात करें तो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, लुईस एसिड और लुईस बेस थ्योरी क्या थी, तो इनके अनुसार जो डेफिनेशन थी अम्ल की और क्षार की वो क्या था, द लुईस डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, उन्होंने एसिड की क्या डेफिनेशन दी कि that species that have a vacant orbital and therefore has the ability to accept the electron pair, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। अगर मैं बात करूं ए, ठीक है, ए आपका कोई एलिमेंट है और बी आपका एलिमेंट है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, संयुग्मी सॉरी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना बी जो ए को क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या कर रहा है, बी से एक्सेप्ट कर रहा है, बी से एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो लुईस बेस इज अ स्पीशीज दैट होल्ड अ lone pair electron and can therefore act as an electron pair donor। ए कोई सब्सटेंस है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दान कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस मीन्स क्षार, मतलब अम्ल। अम्ल किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, क्षार किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। वही हिंदी की बात करूं तो लुईस अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल ऐसी प्रजाति है जिसमें रिक्त कक्षक होता है और इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और लुईस क्षार एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दान करने की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, दान करने की प्रवृत्ति होती है। वही कंसेप्ट होता है कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार किसे कहते हैं। यह सिद्धांत अम्लों और क्षारों की परिभाषा में हाइड्रोजन परमाणु को शामिल नहीं करता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं आएंगे। इसमें कौन कौन से लुईस अम्ल की प्रकृति इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, जबकि लुईस क्षार न्यूक्लियोफिलिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब बात आई इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगर मैं इस पर बात करूंगी तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक के गुण क्या है या न्यूक्लियोफिलिक की कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने हाइड्रोजन आयन शामिल नहीं है। एग्जांपल के लिए बात करूं Cu2+ या फिर BF
3, ठीक है, Cu2 प्लस BF3 Fe3 प्लस ये क्या है, ये आपके लुईस एसिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। लुईस बेस के एग्जाम्पल की बात करूं तो वो है आपका NH3, ये आपका क्या है, लुईस बेस है। C2H4 ये क्या है, एथिलीन या फिर एल्कीन ग्रुप का कंपोनेंट है। तो ये सब किसकी उसमें आते हैं, किसकी प्रवृत्ति में आते हैं, ये सभी आपके बेस में आते हैं। ये सभी क्या है, क्षार, ये सभी क्या थे, एसिड, ओके, ठीक है। अब बात करें लुईस एसिड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी बताया मैंने कि लुईस अम्ल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और लुईस क्षार क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। यही आपकी प्रोसेस है और यही तीनों कंसेप्ट हैं कि वही आप कि जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लुईस अम्ल और लुईस क्षार, ठीक है। तो इस सिद्धांत के कुछ लाभ भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं और हानियां भी हैं। तो उसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं कि इसकी लाभ क्या है या फिर एडवांटेज क्या है। इस अवधारणा का एक उल्लेखनीय लाभ यह है कि इसके द्वारा कई यौगिकों को अम्ल और क्षार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिनको हमें नहीं पता है कि वो अम्ल है कि वो क्षार है, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा इसकी डेफिनेशन के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं, टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल है या फिर वो क्षार है, ठीक है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज, सबसे एक ही इसका डिसएडवांटेज है ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट इज अ फेल टू एक्सप्लेन द acid and base reaction that do not involve the formation of coordination covalent bond। मतलब ये ऐसी अम्ल और क्षार की प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में विफल रहा या व्याख्या नहीं कर पाया जिनमें समन्वय संयोजक बंध का निर्माण शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो दान करते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उप सह संयोजी बंध। लेकिन इसने ये तो बता दिया कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का डोनेट कर रहे हैं उनको हम एसिड और बेस कह रहे हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का डोनेट नहीं कर रहे हैं उनको एसिड बेस क्या है, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज था, ठीक है। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके इक्विलिब्रियम को लेकर कुछ और कंसेप्ट आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।